सैडनी फॉस्टर इज़ अ स्टोरी ऑफ 10-year-old बॉय विद हार्ट डिजीज़ और उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया है। डॉक्टर्स हैव टोल्ड हिम दैट ही कैन ओनली सर्वाइव द 5 more years। राइटर उसकी स्टोरी को लिखते हुए हमें बताता है कि उसे हैंड ओवर कर दिया गया है उसकी एक गार्डियन को, जो कि उसकी कज़न है, और वो उससे काफ़ी तंग करती हैं और उस पर जुल्म करती है। इवन वो उसे नाश्ते के टाइम उसका ब्रेड टोस्ट भी नहीं फेवरेट खाने देती। बच्चा है वो एक इनोसेंट कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर भी स्टोरी का वही है। वो पुराने टूल शेड में जाके इमेजिनेशन के ज़रिए अपनी सिचुएशन से बाहर निकलता है। उसके वहाँ पे 2 पेट्स हैं, एक हैन है और एक फेरट है। हाउएवर उसकी कज़न नोट करती है कि ये ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है अपने टूल शेड में, तो वो वहाँ पे जाकर देखती है कि इसके अंदर क्या है। तो वो एक हाउडन हैन देखती है कि यहाँ पे ये है, तो वो कहती है कि इसने एज अ पेट यही पाली होगी, तो वो उसे जो है वो फेंक देती है। लेकिन वो दोबारा नोटिस करती है कि अगेन ये जो है वो अब मज़ीद इससे भी पहले से भी ज़्यादा टाइम जो है वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो फिर जाकर वहाँ पे देखती है और वहाँ पे उसे एक केज नज़र आता है और वो केज में के लॉक को खोल के देखने लगती है कि अंदर क्या है। जैसे ही वो केज खोलती है तो वो जो अंदर से फेरट होता है वो उस पर हमला कर देता है, उसको नुकसान पहुंचा देता है और वो मर जाती है। बस यही स्टोरी है। और जब वो मर जाती है तो वो बच्चा जो है वो इंजॉय कर रहा होता है अपना टोस्ट को, क्योंकि वो जब जिंदा होती है तो वो उसे खाने नहीं देती। इवन जब उसकी मेड के चीखने की आवाज़ आती है तब भी वो सेटिस्फाइड होके टोस्ट को इंजॉय कर रहा होता है। सो दिस इज़ बेसिकली द आयरनिंग ऑफ द स्टोरी कि इंसान इतना तंग आ जाता है समटाइम्स सिचुएशन से कि उसे बहुत बुरी भी चीज़ें होती हैं, तब भी वो बिल्कुल चुप करके ना अपना, क्योंकि उसे जब उसके साथ बहुत बुरा हो रहा होता है तब उसे कोई फ़र्क महसूस नहीं कुछ करने दिया जाता। तो वो जब उसके साथ कुछ अच्छा कुछ बहुत ज़्यादा बुरा किसी और के साथ होता है तो तब भी कुछ भी नोटिस नहीं करता, वो इजीली इंजॉय करता है। सो लेट्स डेल्व इनटू द डिटेल। फर्स्ट हमारा जो कैरेक्टर है वो है ऑब्वियसली द किड। वो बहुत ज़्यादा एक ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट में है, जी रहा है, और मेनली किड का हमने यही लिखना होता है एग्जाम में कि वो इमेजिनेशन के ज़रिए अपना एस्केप चाहता है और वो एक रेबेलियन किड है। बस दीज आर द 2 बेसिक्स ऑफ द किड। हिज नेम इज़ ऑब्वियसली कॉनराड। तो कैरेक्टर जो पहला है वो हमारा है, वो एक सेंसिटिव सोल है। यहाँ पे मैंने ऑस्कर विल्डे का एक कोट भी लिखा है कि चिल्ड्रन आर इनसेंट एंड क्रूअल, दे कैन बी टेरिबली क्रूअल टू ईच अदर। और ऑब्वियसली अगर आप उनको तंग करेंगे तो वो आपके साथ भी मज़ीद क्रूअल हो सकते हैं। द सेकंड कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज़ मिसिस डी रोप, जो कि उसकी कज़न है और उसकी लीगल गार्डियन भी है। थीम ऑफ कंट्रोल को रिप्रेजेंट कर रही हैं स्टोरी में, और इनकी नेचर जो है वो एक अडल्ट अथॉरिटी की है। ऑब्वियसली कॉनराड की स्ट्रगल अगेंस्ट मिसेस ड्यूरोप इज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द लार्जर कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम इसी कॉन्फ्लिक्ट को लार्जर लेवल पे देखें, समटाइम्स राइटर छोटी सी स्टोरी बनाते हैं लेकिन उनका जो लिखने का टाइम होता है या उनके लिखने का अंदाज जो होता है वो बहुत एक बड़े लेवल को एक छोटी सी चीज़ में समो रहे होते हैं। तो वो बेसिकली यहाँ पे मिसेस डी रोप को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ गवर्नमेंट, और जो कॉनराडिन एक जो चाइल्ड है वो एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के, नॉर्मल ह्यूमन इंसान भी जो है वो अपनी गवर्नमेंट और स्टेट से तंग ही होता है। वो उसको अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करने देती, लेकिन स्टिल जो नॉर्मल चाइल्ड है वो इमेजिनेशन के ज़रिए ही वो वहाँ से स्केप चाह सकता है। उसके बाद जो थर्ड कैरेक्टर है वो ऑब्वियसली सैडनी फॉस्टर है हमारे पास। सैडनी फॉस्टर एक नेवला है जिससे उससे डर लगता है कॉनराडिन को, तो वो एक डर की वजह से वो जो है उसको अपना खुदा बना लेता है कि वो समझता है कि ये मुझे डरा सकता है तो ये कैपेबल है कुछ करने के लिए। तो वो अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए ये हमेशा सोचता है कि ये जो नेवला है ये मेरे लिए कुछ करेगा। क्यों? क्योंकि वो इसकी इबादत में ला ला के इसको फूल भी देता है, और जैसे कि क्रिश्चियनिटी में इबादत के लिए उसके आगे कैंडल्स लाइट करता है कि ये कैंडल्स की वजह से ये मेरे से प्लीज़ होगा और मेरी मदद करेगा और मेरी सिचुएशन को ये सुन सकता है बिकॉज ही इज़ केपेबल। सो द पावर ऑफ द इमेजिनेशन जो है इसमें हम वो मेनली लाइट अप करेंगे कि पावर ऑफ इमेजिनेशन क्या है, कि आप किसी भी वर्स्ट सिचुएशन को एक बहुत रोज़ी सिचुएशन में या बहुत ज़्यादा रोज़ी सिचुएशन को एक वर्स्ट सिचुएशन में चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ इमेजिनेशन। द वे वी इमेजिन एवरीथिंग्स लाइक इन आर डे और लाइट, हम भी हमेशा अपनी सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं और वो क्या करते हैं, हम एक जगह बैठ के ये सोचने लग जाते हैं कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल गए। ये हमारी पावर ऑफ इमेजिनेशन है। हमारे ख्वाब, हमारे ख्याल, दीज आर ऑल आवर इमेजिनेशंस। और उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो हमारा रिबेलियन का है। रिबेलियन का थीम हमें मेनली उस टाइम पे पता चलता है जब कॉनराड की जो है ना वो कज़न
की डेथ हो जाती है, उसकी कज़न उससे नफ़रत तो करती है लेकिन एटलीस्ट उसको मारती नहीं है, लेकिन उसको बार-बार नफ़रत और उसके बार-बार रोक-टोक की वजह से कॉनरेडिन इतना रिबेलियस हो जाता है कि जब वो मर जाती है तो तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो जो है चुप करके आराम से अपना ब्रेड और टोस्ट एंजॉय कर रहा। लेकिन इसमें आयरनी और एम्बिग्विटी ये है कि आयरनी जो है ना बेसिकली मेन फीचर ही स्टोरी का आयरनी है कि कॉनरेडिन की एक जो बहुत एट द स्टार्ट डेलिकेट अपीयरेंस है, बहुत इनोसेंट अपीयरेंस है, लेकिन उसकी बाद में जो है ना सिचुएशन जब वो उसकी कज़न मर जाती है तो ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मर। इसके बाद इसमें हमें गॉथिक एलिमेंट्स भी मिलते हैं स्टोरी में जो कि एसोसिएटेड विद डार्क मिस्ट्री। ऑब्वियसली जो इस तरह की जगह होती हैं जैसे कि पुराना टूल शेड हो गया, कैसल्स हो गए पुराने, और ये सब जो है ना यहाँ पे सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं जो कि एक इनोसेंट चाइल्ड को ये कहने पे भी मजबूर, कुछ भी सोचने पे मजबूर कर सकती हैं। ये अंडरटोन है स्टेडनी मार्शल की स्टोरी की। अंडरटोन का ये मतलब होता है कि साथ साथ जो हमारे एलिमेंट्स चल रहे हैं, मिस्टीरियस एलिमेंट्स और ऐसे एलिमेंट्स जो फियर और सुपर नेचुरल पावर्स को करते हैं, वो हैं गॉथिक एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली। ये साथ साथ स्टोरी में जैसे कहते हैं एक एक तीर से दो शिकार, तो एक तीर से दो शिकार कर रही है ये स्टोरी। साइड ऑफ इमेजिनेशन जो है वो डील कर रही है कि इमेजिनेशन समटाइम्स हमारी इतनी डार्क हो जाती है कि हम उसमें किसी की भी मौत का भी सोचते हैं। मेनली जो डार्क साइड ऑफ इमेजिनेशन वैसे इंसान की है वो ये है कि वो इमेजिन करते करते अपनी इमेजिनेशन में इतना आगे चला जाता है कि अगर उसमें रियलिटी का उसे पता चल जाए तो समटाइम्स इंसान खुद ही मर सकता है। जो नेक्स्ट थीम है वो है इनफेक्टिवनेस ऑफ रिलीजन। ऑब्वियसली मिसेस डी रोप जो है वो जाती है हर संडे के संडे चर्च जाती है, लेकिन फिर भी स्टिल उसे ये ख्याल नहीं आता कि मैं इस रिलीजन के पीछे जो है वो अपने बच्चे के साथ क्या कर रही हूँ। हालांकि रिलीजन सिर्फ यही नहीं है कि चर्च जाना है, ये वो चर्च जाती है, बच्चे को भी साथ लेकर चर्च जाती है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि मुझे स्टडी मास्टर के आगे कैंडल्स और उसे फ्लावर्स ला के देने हैं। लेकिन जो खुद है उसका बस वो अमल कुछ भी नहीं है, वो बस रिलीजन को बस नमाज पढ़ ली तो उस पर अमल कोई ना किया, बस ये वाला हिसाब है उसका। और इसमें बेसिकली जो ऑथर का इंटेंट है, इसमें हम ये भी लाजमी लिखेंगे क्योंकि ऑथर का इंटेंट लिखने से मार्क्स अच्छे आते हैं। तो साकी का जो एम है राइटिंग में स्टडी मास्टर में, वो हमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक्स को टच कर रहा है। रिलीजन को भी टच कर रहा है, ह्यूमैनिटी को भी टच कर रहा है, एडवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, और इनोसेंस और इमेजिनेशन को भी टच कर रहा है। तो हमें हिपोक्रेसी भी है इसमें कि सबसे पहले तो चाइल्ड जो है वो बहुत इनोसेंट है, लेकिन जैसे ही वो पावर में आता है तो वो मज़ीद इनोसेंट नहीं रहता। और इसी तरीके से है जैसे एक हुकूमत आती है, जैसे ही वो पहले पावर में आने से पहले बहुत ज़्यादा दावे कर रही होती है ये होगा वो होगा, और जैसे वो पावर में आती है तो वो भूल जाती है। तो और नॉर्मल इंसान जो है वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो ये ऑथर का बेसिक जो इंटेंट है वो एक बिगर लेवल पे देखें तो ये स्टोरी बनती है, छोटे लेवल पे देखें तो ह्यूमैनिटी के लेवल की स्टोरी बनती है। तो उसके बाद हम बस कंक्लूड कर देंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट पे कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। ऑब्वियसली नॉलेज के साथ साथ इमेजिनेशन आती है, लेकिन इमेजिनेशन समटाइम्स लीड अस टू नॉलेज मोर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।